प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमेशा की तरह फिजिक्स को पढ़ने के लिए उतने ही उत्सुक होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं लिए चलता हूं एक ऐसे टॉपिक की ओर। हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में हमने जाना था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इसकी जरूरत क्या थी। हम ऑलरेडी किसी चार्ज के बारे में इतना काफी जान चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ा था, पर हमारे सामने इतनी सारी डिफिकल्टीज आने लगी थी मेरे प्यारे दोस्त। हमें ये मजबूरन पढ़ना पड़ा क्योंकि वहां पर डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल था और उसकी वजह से इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई थी कि हम एक डिफिकल्ट सिस्टम को, मल्टी पार्टिकल सिस्टम को, जहां पर बहुत सारे चार्जेज है, उसको समझ पाने में हमें कठिनाई हो रही थी। उस कठिनाई से निजात पाने के लिए हमने एक ऐसा सिस्टम का इजाद किया। हमने पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लेके आए जिससे हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, बस उस चार्ज के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, हमने जाना कि एक पॉइंट चार्ज होता है, उसके कारण पोटेंशियल कितना होता है। सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं, उसके कारण पोटेंशियल क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम होता है जैसे H2O, HCl, NaCl, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं और इन इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होता है, ये सब हमने जाना। आइए आज हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं और उसमें हम जानने वाले हैं कि ये पोटेंशियल जो है, इसमें एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम आता है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस को जानते हैं क्या होता है। नाम है इक्वी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसा कि ये वर्ड जो है, ये अपने आप में ही डिफाइन करता है इक्वी क्या, पोटेंशियल, आगे क्या, सरफेस, यानी ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, इक्वल हो। ऐसी सरफेस को इक्वल पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्वल पोटेंशियल सरफेस पर जैसे इसको डिफाइन करें तो कैसे कहोगे, ए सरफेस on which पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा। ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट each and every point is equal, called is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसी सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल जो है वो इक्वल होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी मेरे प्यारे दोस्त। अब ये सरफेस अकेली होगी, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली प्रॉपर्टी क्या है मेरे प्यारे दोस्त, टू पॉइंट्स, any 2 points any 2 points having are having same potential
so to displace there is no work done to displace any point charge between these points। यानी कोई भी दो पॉइंट ले लो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया ये, जहां पर मैंने एक चार्ज रखा Q1, यहाँ Q2, और इस चार्ज को Q1 को यहाँ ले जाओ, Q2 को यहाँ ले आओ, तो आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी नो वर्क डन ऑन दी सरफेस इफ वी वांट टू डिस्प्लेस ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप ये बात समझ गए अच्छे से, ठीक है। यानी यहाँ इसको पॉइंट बोल दो, 1 2 बोल दो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट 1 बोल दिया, यहाँ पॉइंट 2, यहाँ से किसी चार्ज को हम यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हैं, तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। इस चार्ज को यहाँ से आसानी से ले जाया जा सकता है, यानी कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई भी वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द डायरेक्शन of electric field is always perpendicular to equipotential surfaces। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होता है, यानी ये जो एन केप है, ये एन केप किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है मेरे प्यारे दोस्त। इस तरह से ये रही हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यानी कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, यानी ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है जिसका V1 पोटेंशियल है, और दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इसका पोटेंशियल V2 है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, 2 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ा है अच्छे से, वहां पर भी आपको बताया गया है। तो ये रही तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे दोस्त, द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर is always an equipotential surface। ये बात क्लियर होगी कि कोई भी कंडक्टर है मेरे पास और उसकी ऐसी सरफेस है, यानी मैंने एक ऐसी मेटल ले ली, मेटल का टुकड़ा ले लिया और उस पर चार्ज फैला दिया सारे पर, और आपसे कह दिया जाए कि इसकी सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। आपको कह दिया जाए ये पॉइंट ए है, ये किंक वाला पॉइंट बी है, ये वैली वाला पॉइंट सी है। बताओ मेरे प्यारे दोस्त,
वी ए, वी बी और वी सी में क्या रिलेशन होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त भटकना नहीं है। सर ने आपको बताया है कि तीनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो ये रही बात इक्विपोटेंशियल सरफेस की। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते समय, यानी किसी चार्ज को ले जाते समय आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस को आपस में कट कभी नहीं, ये सरफेस एक दूसरे को कट कैसे भी किसी भी हाल में नहीं करेंगी, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो आपने पढ़ा है कि सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जहां पर इसने कट किया उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों, क्योंकि इस सरफेस के कारण इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के कारण इसके परपेंडिकुलर, दो डायरेक्शन हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आपको बताया गया कि कोई भी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है। लास्ट पॉइंट क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसकी? एक मेटेलिक बॉडी की। आपके पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसकी जो सरफेस है वो उबड़ खाबड़ कैसी भी स्थिति में है, वो रफ है या स्मूथ है, वो जैसी भी सरफेस है वो पूरी की पूरी सरफेस कैसी है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यानी उसके सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर आप जाओ, हमेशा आपको पोटेंशियल सेम मिलना है। यानी मेटल सरफेस पे हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। एक मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर अच्छी सी इंफॉर्मेशन ये आती है कि इसके अंदर पूरे के अंदर जो पोटेंशियल इसकी सरफेस पर है वही पोटेंशियल इसके अंदर भी होता है। इसके अंदर जो पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पर पोटेंशियल इसके थ्रू आउट दी वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जो इसकी सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल इसके वॉल्यूम में होता है, एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टिंग सरफेस। वो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, जो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल है वो मेरे प्यारे दोस्त उसके अंदर मिलेगा। तो ये बहुत ही गहरी बात है, महत्वपूर्ण बात है, नीट लेवल का क्वेश्चन है, डेफिनेटली पूछा जाता है, वाइवा में भी आपको पूछा जा सकता है। ये तो रही प्रॉपर्टीज, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। आइए मेरे प्यारे दोस्त, हम अब इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करते हैं। किस तरह से अलग अलग चार्ज सिस्टम है और उस अलग अलग चार्जेस सिस्टम के कारण किस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ किया जा सकता है। आइए हम एक पहला एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल surfaces of a point charge। मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा पॉइंट चार्ज जिसको मैंने बोल दिया Q। ये एक पॉइंट है। पॉइंट बोले तो एक आप ये समझ लो कि जब स्फीयर को, एक गोले को, स्फीयर को श्रिंक करते करते, गेंद है जैसे अपने पास, उसको श्रिंक करते 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 एक पॉइंट बना दिया। वो पॉइंट कैसा होगा? शेप में स्फेरिकल होगा। तो प्यारे दोस्त उसका क्या बना दो बाहर भी, यानी इससे पहले बनाओ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे मेरे प्यारे दोस्त क्या बनाओ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए। इससे बनाइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आपको ड्रॉ करने का बहुत ही शानदार सा तरीका बताता हूं मेरे प्यारे दोस्त। आप कैसा भी चार्ज सिस्टम दे दो आपको, आप उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस इजीली ड्रॉ कर सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बताइए, ये जो आपको पॉइंट चार्ज दिया गया है, इससे बराबर डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर आपको कट लगाना है, इंटरसेक्ट कर दो। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर,
यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये लो मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या बन गया। चलो मैं आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको और सुंदर बना देता हूँ। आप एग्जाम में इस तरीके से भी बना के आ सकते हो। जो एग्जामिनर है वो आपसे डेफिनेटली, आप थोड़ा सा अच्छे से बना लेना और भी आपको शानदार मजा आ जाएगा। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ये आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। सर हमें तो सर्कुलर लग रहा है। बेटा ये सर्कुलर नहीं है, मैंने आपको बताया, एक गेंद को, एक बॉल को श्रिंक करते 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 मैंने क्या बना दिया, पॉइंट। अब इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाने वाली है, इधर भी जाने वाली है, इधर भी जाने वाली है, इधर भी जाने वाली, यानी सभी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जाएगी और सब जगह बराबर बराबर डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। और इस तरह से आपको क्या बना देना है, एक स्पेयर बना देना है। ये सरफेस कैसी है मेरे प्यारे दोस्त, ये स्पेरिकल सरफेस है। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी बना देना है, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी बना देना है, बराबर बराबर डिस्टेंस पर आपको बना देना है। इस तरह से आप बहुत सारी सरफेसेस बना सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारी सरफेसेस बन जाएगी। और आपको सुनकर बड़ा ही अच्छा लगेगा कि ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस बनाई है आपने, इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो पोटेंशियल है वो V1 है, और इसका जो पोटेंशियल है ये सपोज V2 है। तो V1 V2 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। V1 V2 को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, V1 इज नॉट इक्वल टू V2। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर बैठते हैं। आपको एग्जाम में ऐसा दिया हुआ डायग्राम मिलेगा और आपसे बोल दिया जाता है कि प्यारे बच्चों बताइए V1 और V2 में क्या रिलेशन है। तो आप क्या करके आओगे, सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं, ये तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, चलो बराबर कर देते हैं। पोटेंशियल इक्वल बताया था सर ने उस सरफेस पर पोटेंशियल इक्वल बताया था, दो सरफेसेस पर नहीं बताया था। एक सिंगल सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो इक्वल होगा। इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल V1 होगा, इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल V2 होगा, पर इसका जो पोटेंशियल है वो V2 से क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, ज्यादा होगा। क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण आपने पढ़ा था, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है। पहले पोटेंशियल ज्यादा फिर कम, मीन्स V1 की वैल्यू V2 से क्या होगी, डेफिनेटली ज्यादा होगी। इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल V1 होगा, इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल V2 होगा। ऐसे ही आप यहाँ पर अनगिनत सरफेस पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बना सकते हो और उन पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और वो पूरी की पूरी सरफेस पर पोटेंशियल सेम होने के कारण उस पर यदि हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आइए आपको एक नया और उदाहरण लेके चलता हूं। जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके कारण आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनानी है। प्यारे दोस्त ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज, क्लियर है, ठीक है। देखो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा
और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, देखो ये प्लस चार्ज है ना, यहाँ पर प्लस चार्ज है, और माइनस चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज के कारण करें, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरो अंदर की ओर, अंदर की ओर, माइनस वाले के कारण एरो अंदर की ओर, एरो अंदर की ओर, एरो अंदर की ओर। बताओ मेरे प्यारे मित्रों, दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है आप में से कोई महानुभाव कि सर ने जो क्या किया है वो हमारे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बताओ कोई डिफरेंस है क्या? कोई इन दोनों में कोई डिफरेंस लग रहा है क्या आपको? इनको यदि हम आपस में मिला दें, ऐसे ही आप और बनाते जाओ, और बनाते जाओ, यहाँ पर V2 और आगे V3, तो बताइए इसमें और इसमें ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही पॉइंट चार्ज है, दोनों में इक्वी पोटेंशियल सरफेस में क्या कोई आपको डिफरेंस दिख रहा है क्या? सर दिख रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू, बाकी कोई अंतर नहीं है, वैल्यू दोनों की सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है, यहाँ चार्ज पॉजिटिव है, इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके कारण नेगेटिव पोटेंशियल। बात क्लियर है? इस प्लस को और माइनस को दोनों को कंबाइन करके डाइपोल बना लेते हैं। आइए इस डाइपोल के कारण हम देखते हैं, इस डाइपोल के कारण क्या स्थिति होती है। देखो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, जाएगी ना? तो मैं एरो यहां पर बना लेता हूं, ठीक है, और एक एरो यहां पर बना देता हूं। इस प्लस से माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से भी जाएगी और यहां से भी जाएगी, तो इससे बराबर डिस्टेंस पर एक एरो यहां बना देता हूं, एक एरो यहां बना देता हूं। ऐसे ही एक एरो बराबर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इधर बेंड हो रही है तो ये इधर पास में हो जाएगा। ऐसे ही चलो एक ऊपर की ओर बनाता हूं, तो एक एरो यहां हो जाएगा, एक एरो यहां हो जाएगा, एक एरो यहां हो जाएगा, एक एरो मैं यहां ले लेता हूं। एक मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ले लेते हैं, एक प्यारे दोस्त ऐसे ले लेते हैं, यहां से प्लस के कारण बाहर की ओर, बाहर की ओर, इस प्लस के कारण बाहर की ओर, इस प्लस के कारण बाहर की ओर, इस प्लस के कारण बाहर की ओर, और यहां पर भी इधर की ओर, ये और मुड़ जाएंगी और ये और मुड़ जाएंगी। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर हो रहा पा रहा है? ये जो है ऐसे ही इसके कारण, माइनस के कारण, इससे कट लगना है इधर, इससे कट लगना है इधर, इससे कट लगना है इधर, इससे यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पर, इसके कारण यहाँ, इस तरह से हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ हो जाएगी, वो प्लस माइनस के कारण। अब देखो नेक्स्ट कट कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर भी लगा दो। ध्यान ये रखना है कि जिधर फील्ड लाइन स्प्रेड हो रही है ना, वहां डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, सीधी सी बात ये, और इधर सिंक होती जाएंगी, इधर फैलती जाएंगी, ये वाली पास होती जाएंगी और ये वाली दूर होती जाएंगी, ये वाली पास होती जाएंगी, ये वाली दूर होती जाएंगी।
ये उल्टा बना दिया थोड़ा सा। ये इधर पास हो जाएंगी, ये आप थोड़ा सा पास कर लेना, ये थोड़ा सा दूर कर लेना, और इस तरह से एरो बना दोगे तो थोड़ा सुंदर लगने लग जाएगा, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सुंदर सा हो जाएगा। इसको थोड़ा सुंदर तरीके से आप रिप्रेजेंट करके एग्जाम में लिख सकते हो, और जिससे एरो बनाओगे तो आपको ऐसे क्लियरली विजिबल होने लग जाएगा कि यहाँ पर कोई ऐसा इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ हो रहा है। इसका जो पोटेंशियल है मैं इसको V1 बोलता हूँ, इसका V2 बोल देता हूँ, यहाँ पर इसको आप V1 डैश बोल दो, इसका V2 डैश बोल दो। V1 डैश हमेशा V2 डैश से क्या होगा, ज़्यादा होगा। V1 की वैल्यू V2 से क्या होगी, हमेशा हमेशा ज़्यादा होगी, ये कभी भी इक्वल नहीं होगी। पर V1 पर जो पोटेंशियल है वो हमेशा V1, इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल V1 रहेगा, इस बाहर वाली सरफेस पे हमेशा पोटेंशियल V2 रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। बात क्लियर है, सबको समझ में आ गया? ये रही हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आइए, जब इक्वल पोलरिटी के, सेम पोलरिटी के हमारे पास चार्ज हो, आइडेंटिकल, टू आइडेंटिकल चार्जेज, टू आइडेंटिकल चार्जेज वो या तो प्लस प्लस हो सकते हैं या माइनस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, प्लस प्लस के बीच में, माइनस माइनस के बीच में क्या स्थिति होगी देखिए। चलो, ये यहाँ पर है हमारे पास प्लस चार्ज और यहाँ पर भी है प्लस चार्ज। बताओ, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर, और माइनस चार्ज के कारण अंदर की ओर। अब देखिए झोल कहां पर है, क्या प्लस वाली लाइन दोनों आपस में टकराएंगी? तो ये वाली जो प्लस है वो इधर चला जाएगा, ये वाला प्लस है इधर चला जाएगा, ये वाला प्लस इधर चला जाएगा, ये वाला प्लस इधर चला जाएगा, ये वाला प्लस लाइन इधर चला जाएगा, ये वाला प्लस लाइन इधर चला जाएगा, ये इधर की ओर है सारे के सारे। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या बनाना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो हम क्या करेंगे, बराबर बराबर डिस्टेंस पर कट लगाएंगे। यहाँ पर कट लगाया, यहाँ पर कट लगाया। अब पहली बात तो ये बताओ, स्प्रेड कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर कि इधर? स्प्रेड यहाँ पर हो रही है, यहाँ दूर दूर हो रही है, यहाँ पर पास पास में है, यहाँ आप नजदीक बना सकते हो कितनी भी, ये अंदर की तरफ है। अब देखो, यहाँ पर डिस्टेंस पर कट लगेगा, जबकि इधर पास में कट लगेगा। यहाँ पर डिस्टेंस पर कट लगेगा,
और लास्ट में तो ये स्थिति बन जाएगी, इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये रहा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका। अब इस V3 वाला जो पोटेंशियल है ये पूरी सरफेस पर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, सेम रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ये रहा हमारा इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, एक और बच गया है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मेरे प्यारे दोस्त फील्ड लाइन कैसी होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्थिति हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते हैं, आपको बताया भी गया था कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। यहाँ ई क्या है, ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट, ई कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां पर हर जगह कट लगाओ, कट लगाओ तो एक सरफेस होगी। ये ऐसे समझ के चलो आप, ये पूरा वॉल्यूम है ना, थ्रू आउट द वॉल्यूम जा रही है ऐसे फील्ड लाइंस, ऐसे नहीं प्लेन के अंदर जा रही है, ये पूरा वॉल्यूम में जा रही है। तो यहाँ पर एक जैसे पानी की पाइप है, तो उसमें पानी का पाइप जो है उसमें जो वाटर है वो पानी जो है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में तो इक्वल वाटर जाएगा, चाहे वो पाइप के पास में बात करो या उसके सेंटर में बात करो, मात्रा जो है यानी उसका जो अमाउंट है पानी का वो तो इक्वल है, इक्वल है। इसका मतलब वहां पर यदि बराबर कट लगा दें तो वो बराबर कट लगाने पर पूरा का पूरा पानी जो है उसके पूरे की इक्वल डेंसिटी होगी। यदि जहां से आप पानी पास करोगे तो उसकी डेंसिटी वहां पर सेम होगी। तो यहाँ पर पूरे पर कट लगाते क्या हो गया, एक गत्ता पानी का यदि आपने पानी को रोकने के लिए पूरा गत्ता लगा दिया तो वो उसके लिए क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर सरफेस कैसी बनेगी, यहाँ पर सरफेस बनेगी ऐसे, ये पूरी की पूरी सरफेस बन गई। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल है सपोज V1 है, ऐसे ही एक सरफेस यहां बना दो, एक ऐसे ही सरफेस यहां पर बना दो। आपको एग्जाम में ऐसे डायग्राम मिल जाएंगे और आपसे कह दे कि V1 V2 V3 में क्या रिलेशन है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बताओगे आप, V1 नॉट इक्वल टू V2 नॉट इक्वल टू V3, तीनों इक्वल नहीं है, पर V1 जो पोटेंशियल है वो इस पूरी सरफेस का है, इस पूरी सरफेस पर किसी चार्ज को अपने एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। ये थी कहानी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अब आइए हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में हमने जाना था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस चैप्टर में हमने जाना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। आइए पढ़ रहे हैं सारी सेम टू सेम चीजें, वहां पर भी पॉइंट चार्ज की ताकत पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज की ताकत पढ़ रहे हैं, वहां पर भी डाइपोल की ताकत पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी डाइपोल की ताकत पढ़ रहे हैं, वहां पर भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की ताकत पढ़ रहे थे, यहाँ पर भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की ताकत पढ़ रहे हैं। पर तो डिफरेंस क्या है, दो दो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है, दो बार स्टडी करने की आवश्यकता कहाँ है, यदि जब एक से ही काम चल जाए तो। नहीं प्यारे दोस्तों, इन दोनों में आपस में इंटर रिलेशन है, दोनों के बीच में एक रिलेशन है, आइए उसके बारे में जानते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, आप सभी जानते भी हैं। देखो V इज इक्वल टू होता है माइनस dV इज इक्वल टू होता है माइनस E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से डीएल को मैं इधर ले आऊं, पहले डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है मेरे प्यारे दोस्त, माइनस ई का मैग्नीट्यूड डीएल का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल है। अब इस डीएल को मैं इधर ले आऊं, डीवी अपॉन डीएल, साथ में माइनस सिंबल भी इधर ले आए, क्या बन गया, ई कोस थीटा, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस डीवी अपॉन डीएल। पहली बात तो डीवी, डी यानी डिफरेंस, किस में डिफरेंस, पोटेंशियल में डिफरेंस, वी यानी पोटेंशियल, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस, किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन आप अच्छे तरीके से जानते हैं, नहीं जानते हो तो आप, मैंने अभी 11th क्लास के लिए वीडियो बनाया है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को, बहुत ही शानदार, मात्र 3 वीडियो है, तीनों को देखोगे आप 12th क्लास में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप एक बार, यदि आपको उसमें कोई डाउट है, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता है, मेरे प्यारे दोस्त आप थोड़ा सा समय लगाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। आप उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद ये डिफरेंशिएशन वगैरह के क्वेश्चंस करिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with respect to displacement। डिस्प्लेसमेंट के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंज है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, पर साथ में क्या है, नेगेटिव साइन। तो ये क्या करता है, यानी कैसा, लॉस, हानि हो रही है ना उसमें, उसमें लॉस हो रहा है, किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो ये नेगेटिव सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव सिंबल रिप्रेजेंट लॉस, नेगेटिव सिंबल रिप्रेजेंट्स लॉस इन पोटेंशियल। मैं वी लिख देता हूं, आप समझ जाओगे, अच्छे बच्चे हो, होनहार बच्चे हो, बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। जो नेगेटिव साइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पोटेंशियल है उसमें लॉस हो रहा है, किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, और वो किसके इक्वल होता है, वो ई कोस थीटा के इक्वल होता है। अब जो कंडीशन जो लगाने वाला हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं, यानी माइनस डीवी अपॉन डीएल, ये मैक्सिमम कब होने वाला है, ये मैक्स कब होगा, आप जानते हैं कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1 होती है। कैसे बताया सर आपने, कोस थीटा का ग्राफ कैसे होता है मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह का होता है, ठीक है, ये सेंटर में लाइन, ये 1, ये -1, ये 1, ये -1, 1 और -1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है कोस थीटा का जो ग्राफ होता है, यानी कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी यहां पर कोस थीटा जब 1 हो जाए, यदि थीटा क्या हो जाए, कोस थीटा 1 कब होगा, थीटा का कितना होगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री किसके बीच में, ई वेक्टर और डीएल वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट है चार्ज का, तो क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल में जो लॉस होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, जब थीटा क्या हो, 0, यानी ऐसी कंडीशन में माइनस डीवी बाई डीएल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वो स्थिति क्या बन जाएगी, ई को रिप्रेजेंट करेगा। मींस ई वेक्टर जो होता है, ये क्या है, ई वेक्टर, यहां से हमें पता चलता है थीटा 0 आ गया ना, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन में
जो लॉस होगा पोटेंशियल का वो मैक्सिमम होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। यानी dv बाई dl तो क्या है मेरे प्यारे दोस्त, काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। dv बाई dl तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पर ये पोटेंशियल है, ये तो है स्केलर। बट dv बाई dl, और वो भी माइनस के साथ, और वो भी मैक्सिमम, वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। गौर से सुनो आप, बहुत ही मतलब बहुत ही डेप्थ की बात है कि dv बाई dl तो स्केलर है, पर dv बाई dl में मैक्सिमम लॉस जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। आइए दोस्तों इसके बारे में हम और अच्छे से जानते हैं। सपोज मेरे पास एक सरफेस है, इसका नाम मैंने दे दिया S1, जिस पर पोटेंशियल है V। एक मेरे पास दूसरी सरफेस है जिसका नाम मैंने दे दिया S2, और जिसका पोटेंशियल है V माइनस डेल V। इससे कुछ कम पोटेंशियल है इस सरफेस के पास। मैं क्या करता हूं, इस सरफेस से, इस सरफेस पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं A, और इसके जस्ट सीधी यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं B, ठीक है, और एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पर C, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, एक बार इधर से इधर की बात करूं, यानी पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, तो प्यारे दोस्त कितना होगा बताइए, v माइनस डेल वी माइनस वी, v से v कट गया, कितना आ गया, माइनस डेल वी। कब, v b माइनस वी, ठीक है। और यदि मैं vc माइनस va की बात करूं तो भी सर वही होगा, तब भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, तब भी पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिफरेंस दोनों में माइनस डेल वी आ रहा है। और यदि मैं वी बी माइनस वी सी की बात करूं तो सर जीरो होगा, क्योंकि ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका पूरे का पोटेंशियल कितना है, वी माइनस डेल वी है। तो अब मैं क्या करता हूं, यानी आपने नोटिस किया कि यहां से यहां जाने पर कोई वर्क नहीं करना पड़ता, बट यहां से यहां जाने पर आपको वर्क करना पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस आता है। यहां से यहां जाने पर भी वर्क करना पड़ता है, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होता है, बट यहां पर कुछ अंतर है। अंतर है दोनों में क्या अंतर है, देखो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में, वो जानते हैं अभी। देखो यहां से यहां यदि मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इसके बीच में एंगल थीटा है, तो देखो क्या हो जाएगा, v, हाँ मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या है, यानी v माइनस डेल वी माइनस v अपॉन, ये dl वेक्टर है, इसको डेल्टा एल बोल दो, डेल्टा एल। ये डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एल, वो यदि मैक्सिमम है तो किसके इक्वल होगा, ई वेक्टर के। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, जिधर थीटा एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, कोस थीटा, यानी इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा, ई कोस थीटा हो जाएगा। यानी ये क्या बन गया, माइनस डेल वी अपॉन डेल एल इज इक्वल टू, इसको मैं ई एल बोल सकता हूँ एक तरह से, यानी इसको आप ई एल लिख दो, इसको मैक्सिमम हटा दो, चलो इसको आप ई एल लिख दो, और इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है प्रोजेक्शन की, ई कोस थीटा, मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ई कोस थीटा। अब देखो, अब ये जो है माइनस डेल वी अपॉन डेल एल, इसमें मैक्सिमम जो चेंज है वो किसके इक्वल है, ई वेक्टर के। यानी ई वेक्टर क्या है,
ई क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यानी इसमें क्या होंगे, इसके कंपोनेंट्स होंगे। यानी ई वेक्टर को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, इसमें एक्स भी होगा, इसमें वाई भी होगा, वाई को जे कैप से लिखते हैं, इसमें जेड भी होगा, के कैप से लिखते हैं। यानी इसमें तीनों कंपोनेंट्स होंगे। इन तीनों कंपोनेंट्स को मैं इसके इक्वल पुट करता हूं, यानी माइनस डेल वी अपॉन डेल एल। और इसको मैं जब स्मॉल डिस्टेंस की बात करते हैं तो ऐसे केस में इसको डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में, यानी माइनस डी वी बाई डी एल इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। अब देखो यहाँ डिस्टेंस के साथ चेंज है, ये एक्स कंपोनेंट भी है, वाई में भी चेंज है, जेड में भी चेंज है, एक्स डायरेक्शन में भी चेंज है, वाई डायरेक्शन में भी चेंज है और जेड डायरेक्शन में भी चेंज है। एक्स वाई जेड ये 3D में है, ये समझ लीजिए आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स में भी चेंज है, वाई में भी चेंज है, जेड में भी चेंज है। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है, वाई में डी वाई है और जेड में डी जेड है। तो इसको मैं पूरे को कैसे लिख सकता हूं, माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। यहां पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपको मैंने बताया था ना कि ये इसका जो ये वाला जो है ना, ये वाली क्वांटिटी वेक्टर है, वेक्टर। तो यहां पर आई केप जे केप के केप आने वाले हैं, यहां पर नहीं आने वाले, ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, इसमें नहीं आएंगे। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू ना वहां पर इसमें क्या आएंगे, वेक्टर क्वांटिटी आएंगे। आई केप जे केप के केप तीनों लिखना पड़ेगा आपको, तीनों कंपोनेंट्स आएंगे। तो यहां पर तीनों कंपोनेंट्स आएंगे, माइनस डीवी बटे डी वाई जे केप माइनस डीवी बटे डी जेड के कैप, किसके इक्वल है, ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के। यदि और भी स्मॉल चेंज है तो इसको आप डेबर बोल सकते हो, यहाँ डेबर भी लिख सकते हो। बहुत कम चेंज की बात करते हैं तो ये डेबर लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है ई एक्स किसके इक्वल आया, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ई वाई किसके इक्वल आया, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, डेबर वाई। ई जेड किसके इक्वल आया, डेबर वी अपॉन डेबर जेड। ये तीनों कंपोनेंट्स आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के। और यहाँ पर यदि हम इसको एक साथ लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा, आप इसको कॉमन ले लो, चलो और आसान तरीका बता देता हूँ मैं आपको। इसका पूरा का पूरा कॉमन ले लो, वी को बाहर ले आओ, माइनस को बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप, बाहर वी। और ये किसके इक्वल है, ई वेक्टर के। इस पूरे को क्या बोलते हैं, डेल माइनस डेल, ऊपर क्या है, वेक्टर फॉर्म में, ये पूरा वेक्टर है, आई कैप जे कैप के कैप में, और आगे वी जो स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या आ गया, ई वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। डिस्टेंस के साथ चेंज है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस ग्रेड v इज इक्वल टू ई। ई को मैं इधर लिख लूं तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेड v। ये रिलेशन है किसका, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, जिसमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल का क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, और वो भी नेगेटिव सिंबल के साथ। ये तो था बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसमें हम बताते हैं कि यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम है तो हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड है जानते हैं हम, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए आपको एक शानदार सा न्यूमेरिकल कराता हूं जिसमें आप समझ जाओगे अच्छे से कि एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें हमें पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है v इज इक्वल टू
343 अपॉन आर वोल्ट। ये एक बुक का आपको मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ जिसमें आपको पोटेंशियल दे रखा है V इक्वल टू 343 अपॉन आर वोल्ट। आर दे रखा है 3 - 6 मीटर में। आर क्या दे रखा है 3 - 6 मीटर के अंदर दे रखा है। आर वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट है 3i कैप 2j कैप -6k कैप, ये मीटर में दे रखा है। 3i कैप 2j कैप -6k कैप, ये आपको मीटर में दे रखा है। आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्या होगी। प्यारे दोस्त, बहुत ही आसान सा है। यदि हम ये रिलेशन नहीं जानते तो आपके लिए ये बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है, इसको आप किसी भी हाल में सोल्व नहीं कर सकते। बट यदि हमें ये रिलेशन आता है तो बहुत ही आसान, देखिए अभी हम करने वाले हैं इसको सोल्व। ई वेक्टर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, ई वेक्टर का हम रिलेशन जानते हैं। सिंस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी, ठीक है। अब यहां पर ये आर दे रखा है। एक तो तरीका है कि आप क्या करो, इसको कार्टेशियन में समझ लो, एक तरीका है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में समझ लो। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ये तो और भी आसान है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या करना है आपको, डायरेक्ट ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, बस आर के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। अदरवाइज आप कार्टेशियन में करोगे तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, तीनों निकालो फिर आप इसको हल कर पाओगे। मैं इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहा हूँ, यानी इसको आर थीटा फाइव में कर रहा हूँ। इसमें अब हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा आर कैप, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर v कितना दे रखा है, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल आर। v की वैल्यू दे रखी है मेरे को 343 अपॉन आर, और ये आ जाएगा आर के, ठीक है। माइनस, आपको मालूम है इस आर को ऊपर ले जाओ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यदि आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो पहले आप वो वीडियोस देखिए, अदरवाइज आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। कांस्टेंट है बाहर ले आइए, 343 डेल अपॉन डेल आर, आर इनवर्स आर कैप। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 343 माइनस भी चल रहा है साथ में, -1 आर टू पावर -2 आर कैप। इसको मैं लिख दूं माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 343 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आ गया है, ई वेक्टर, साथ में क्या आया आर कैप। अब आर कैप जो होता है आप सभी जानते हैं एक यूनिट वेक्टर होता है। किसी का भी कैप लगा हुआ है इसका मतलब यूनिट वेक्टर, उसकी वैल्यू तो 1 पर डायरेक्शन दे रखी है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको लिखने का अंदाज होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड्यूलस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 343, आगे लिख दूं क्या, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, ई वेक्टर इज इक्वल टू 343 अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप की जगह मैंने लिख दिया आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब कैप हट गया यहां से, तो 343 आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, यानी आर मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आर ही है, वेक्टर ऊपर नहीं लिखा तो ये मैग्नीट्यूड है, तो ये आर एक, ये दो, ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब आपका काम है कि इस आर की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितने हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम है अंडर रूट, उसकी वैल्यूज का क्या कर दो आप, हर एक का स्क्वायर कर दो। तो आर वेक्टर कितना दे रखा है हमको, 3 - 6, 3i कैप 2j कैप -6k कैप। मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, सबको ऐड करो कितना आ जाएगा 40, 49 यानी 7 मीटर। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है, यानी आर जो आया है वो क्या आया है 7 मीटर आया है, इसकी जगह 7 पुट कर दो, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगी मेरे प्यारे दोस्त, 343 अपॉन 7 की क्यूब कितनी होती है
343 होता है, यहाँ पर आ जाएगा आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर जो है ना वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 3i प्लस 2j माइनस 6k, और इसका यूनिट क्या होती है वोल्ट पर मीटर। ये इसका आंसर रहा, यानी आपको कह दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दे रखा है 343 अपॉन आर। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 3i केप प्लस 2j केप माइनस 6k केप, इतने पोजीशन वेक्टर पर इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, पर वो जो वैल्यू है वोल्ट पर मीटर में होगी। आप सभी ने इसको अच्छे से समझा। आइए आपको एक और अच्छा सा शानदार सा मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ, आपके लिए होमवर्क है, आप बताइएगा, फिर मैं आपको इसके बारे में सॉल्यूशन बता दूंगा। ये प्रॉब्लम है, v की वैल्यू आपको दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz किसमें वोल्ट में। आपसे कहा जाता है कि 0.111 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एट 0.111 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ये दोस्त आपके लिए होमवर्क है, आप बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या आता है, फिर हम डिस्कस करेंगे। यदि डिस्कस करना है, जरूर डिस्कस करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मुझे अवगत हो, मुझे पता चले कि मेरे होनहार बच्चे, मेरे ऊर्जावान बच्चे पूरी एनर्जी के साथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ने में आनंद आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स के वैज्ञानिकों, युवा वैज्ञानिकों, आप में जोश है, और जोश के साथ होश रखना बहुत जरूरी है। उसी होश में आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।